आज जो टॉपिक है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। देखो इस टॉपिक में अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे, जब दो से अधिक सेल अपने को दे रखे हैं, दो या दो से अधिक सेल, तो उनको अपन कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं परिपथ में। हो सकता है श्रेणी संयोजित कर सकते हैं, हो सकता है समांतर क्रम। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अपने को पढ़ना है जैसे अपन ने प्रतिरोधों को संयोजित किया था, संधारित्रों को संयोजित किया था। ठीक है, सेम वही थ्योरी अपन यहाँ काम में लेंगे। उसमें अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया था और एक में तुल्य धारिता ज्ञात की थी। तो यहाँ अपन क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था कि भाई कोई सेल होता है तो उस सेल को अपन इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कितने वोल्ट का है वो उसका क्या होता है, विद्युत वाहक बल। तो ये मान लो अपना पहला सेल है और यह है E1 विद्युत वाहक बल का। कितने का, E1। विद्युत वाहक बल जो होता है ना वो बल नहीं होता, वो क्या होता है, विभवांतर होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, न कि जो बल का होगा वो। ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या है, विभवांतर, न कि बल, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट होगा, न कि न्यूटन। समझ में आया क्या। अब पता है भाई कोई सेल होता है इस तरीके से अपन दर्शाते हैं, कितने वोल्ट का, वो उसका क्या होता है, विद्युत वाहक बल। जैसे 1 वोल्ट का है तो यहाँ पर ने क्या लिख दिया उसको, E1। अब उस पिछले लेसन में पढ़ा था कि प्रत्येक सेल का क्या होता है, कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है और उसको अपन किससे दर्शाते हैं, स्मॉल r से। तो इस सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध है, तो इस तरीके से उस आंतरिक प्रतिरोध को अपन ने यहाँ दर्शा दी। ठीक है, अपन इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं इसलिए आंतरिक प्रतिरोध को अपन साथ दर्शा रहे हैं। अगर डिटेल से नहीं पढ़ते तो आंतरिक प्रतिरोध को नहीं दर्शाते। समझ आ रहा है क्या ये। तो कोई सेल है उसको अगर अपन डिटेल तरीके से दर्शाएंगे तो ऐसे दर्शाएंगे, E1 R1, यहाँ पहले के लिए है इसलिए, नहीं तो E और स्मॉल r। अब एक सेल तो ये है, दूसरा सेल वो जो अपना है वो इस तरीके से E2 और R2, दो सेल हो गई। अब ये मान लो बिंदु A मान लो अपना, ये बिंदु B मान लीजिए और ये बिंदु C मान। ऐसे ये दो सेल श्रेणी संयोजित है। ठीक है, और इनको अपन किसी प्रतिरोध से जोड़ रहे हैं, बाह्य प्रतिरोध से। ठीक है, बैटरी मत लगा देना, सेल मत लगा देना यहाँ पे, क्योंकि पीछे वाले लेसन पढ़ा था ना कि ये जैसे कोई सेल है, इस सेल से क्या जोड़ते हैं अपन, बाह्य प्रतिरोध। तो क्या जोड़ा है यहाँ, बाह्य प्रतिरोध। इन दोनों सेलों से इस बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो उस धारा को अपन ने क्या मान लिया, I। ऐसे उसको दिशा में दर्शाएंगे अपन। इस बाह्य प्रतिरोध को कितना मान लिया, कैपिटल R। कितना मान लिया, कैपिटल R। तो ये तो अपने को स्टार्टिंग में लिखना है, जो आप खुद लिख लेंगे। किस प्रकार से, माना दो सेल, माना दो सेल कैसे हैं, किस प्रकार से, पहला तो है E1 R1, यह तो पहला सेल हो गया, तथा E2 R2 यह दूसरा सेल हो गया, को श्रेणी क्रम संयोजित किया। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को अगर प्रतिरोधों को जोड़ते अपन, जोड़ा था ना पिछले वाले वीडियो में किसी ने, प्रतिरोध R1 प्रतिरोध R2 ऐसे श्रेणी संयोजित किया था बैटरी के साथ। तो वहां पर अपन ने क्या ज्ञात किया था उस संयोजन से, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, इन दोनों का तुल्य आंतरिक। तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, और इन दोनों सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इस दोनों को हटा दो, दोनों सेल को हटा दो और एक ऐसा सेल काम में लो जो इन दोनों के बराबर काम करे। इन दोनों के बराबर काम करे तब उस कहेंगे कि उस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल होगा। उस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो इन दोनों का क्या होगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो मैं अगर आपको दर्शाऊं कि भाई इसको अपन किस तरीके से लिख सकते थे, भाई अगर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R है तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, कि एक प्रतिरोध जो इनका तुल्य है वो लगा दो, इन दोनों को हटा दो, तब वो बराबर ही काम करेगा।
तब उसको अपन क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो सेम वैसे ही तुल्य यहाँ अगर अपन लिखें तो वो कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान दो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे कि ये एक ऐसा सेल है जो इन दोनों के बराबर काम करेगा। तो उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, इनका तुल्य विद्युत वाहक बल। तो उसको अपन ने माना ई इक्विवेलेंट। तुल्य इक्विवेलेंट का मतलब तुल्य, तो ई इक्विवेलेंट यानी तुल्य विद्युत वाहक बल। ऐसे इसका जो प्रतिरोध होगा वो आर इक्विवेलेंट होगा। आर इक्विवेलेंट किनका तुल्य, इन दोनों के जो आंतरिक प्रतिरोध है उनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इस तरीके से कैपिटल आर आ गया होगा इतना समझ में। जैसे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं वैसे ही इनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि अपन इस टॉपिक में करना क्या चाह रहे हैं, क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं इस डेरिवेशन में। तो क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं वो यहीं पे लिख दूं ताकि दोबारा पढ़ो तो समझ में आ जाए कि माना दो सेल ये है श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए, किससे, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से। अब उसके बाद में आपको ज्ञात क्या करना है, इन सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ इन या इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या माना है, ई इक्विवेलेंट तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और साथ में कौन सी क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे अपन लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि इस प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये भी अपने को ज्ञात करना है। साथ में प्रश्न आएगा ना तो उसमें ये भी पूछा जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में प्रवाहित धारा आई ज्ञात करना है, ये मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से ध्यान दो, सारे ध्यान से पढ़ो कि क्या ज्ञात करना है, कैसे प्रश्न आएगा। आपको प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाएगा ये तो पूरी डेरिवेशन पूछी जाएगी, और वो किस प्रकार से होगी, वो कहेंगे उस न्यूमेरिकल में, उस डेरिवेशन में पूछा जाएगा कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध तथा बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इस तरीके से। ठीक है, तो वो अपन यहाँ लिख रहे हैं ताकि आप पढ़ो तो पता होना चाहिए कि किस प्रश्न का ये उत्तर होगा। समझ में आया क्या, इतना ये समझ में आ गए दोनों डायग्राम। ये अपन ने माना है और ये अपन क्या करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, और उस सेल जो उन दोनों के तुल्य है वो भी कितनी धारा देगा, आई धारा देगा, तभी तो तुल्य होगा, वरना तुल्य होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान दो कि कौन सा संयोजन है, श्रेणी। प्रतिरोध के बारे में अगर अपन दोबारा से पढ़ें कि ये दो प्रतिरोध अपन ने लिए थे R1 और R2, बाह्य बैटरी से इनको जोड़ा गया था। तो यहाँ अगर अपन मान ले कि भाई धारा बैटरी से ली गई धारा क्या है, आई, तो इसमें भी आई जाएगी और इसमें भी आई, लेकिन विभवांतर क्या हो जाएगा, अलग अलग, इसके सिरों पर V1, इसके सिरों पर V2, और ये कितने वोल्ट का, V का। तो यहाँ अपन किससे स्टार्ट किया था इस डेरिवेशन को, V बराबर V1 प्लस V2 से, क्योंकि श्रेणी में विभवांतर अलग अलग होता है तो वो अलग अलग विभवांतरों का योग V के बराबर होगा। वैसे ही समांतर क्रम में ये प्रतिरोध इनको बैटरी से जोड़ा, इसमें धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, वो धारा का योग किसके बराबर होगा, आई के बराबर। भाई यही आई धारा बट रही है ना, तो यहाँ आप किससे स्टार्ट करके आए थे, आई बराबर I1 प्लस I2। तो वही आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ अपन ने किस में की थी, संधारित्रों में की थी, यही किस में की थी, प्रतिरोध में, और यही किस में करेंगे, सेलों में। कि श्रेणी है तो धारा तो समान होगी, विभवांतर अलग अलग होगा, इसलिए V बराबर V1 प्लस V2। समांतर है तो धारा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, और I बराबर I1 प्लस I2। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे इन संयोजनों को, तीनों में एक ही है। ठीक है, तो अब ध्यान दो कौन सा है, श्रेणी है ना, तो कौन सा स्टार्ट होगा, ये वाला, V बराबर V1 प्लस
V2। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दो कि आपने जैसे यहाँ मान लिया कि भाई इस सेल के लिए और इस सेल के लिए, ठीक है, E1 R1 ये तो माने हुए ना, E1 और R1। अब इसके लिए आपने V1 और इसके लिए V2, क्या ये इनकी टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है, थोड़ी देर पहले बताया था ना एक वीडियो में। ठीक, तो अब ध्यान दो, इसमें आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, V बराबर V1 प्लस V2 से स्टार्ट करोगे। तो पहले आप V1 की वैल्यू ज्ञात कर लो, फिर किसकी ज्ञात कर लो, V2 की, फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो V1 क्या है वो लिखेंगे, तो V1 है प्रथम सेल के लिए, किसके लिए, प्रथम सेल के लिए। क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, V बराबर E माइनस IR। कौन सा फॉर्मूला, V बराबर E माइनस I। तो प्रथम सेल के लिए ध्यान दो, यहाँ पर V की जगह क्या है V1, E की जगह क्या है E1, फिर I की जगह I1 नहीं लिखना, क्योंकि ये श्रेणी है ना, श्रेणी में धारा क्या होती है, समान, तो I की जगह I ही रहेगा और R की जगह क्या आएगा R। सिंपल, V1 की वैल्यू। ऐसे ये दूसरे सेल के लिए लिख देंगे, तो दूसरे सेल के लिए सेम वही, क्या, V बराबर E माइनस IR लगाएंगे। तो दूसरे सेल के लिए यहाँ ध्यान दो, V की जगह क्या है V2, E की जगह क्या लिखा हुआ है E2, माइनस I सेम रहेगा ना, श्रेणी है ना, और R2। तो ये V1 और V2। अब यहाँ ध्यान दो, श्रेणी है तो विभवांतर क्या होगा, अलग अलग। विभवांतर का मतलब V क्या ले रहे हैं अपन, टर्मिनल वोल्टता, तो ये V क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा। और यहीं से स्टार्ट करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2। भाई यहाँ V विभवांतर नहीं पढ़ेंगे, ओनली विभवांतर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको चेंज करके बोलना पड़ेगा। भाई है चीज़ वही, वही अपन यहाँ लागू कर रहे हैं, वही यहाँ लागू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ V का नाम है विभवांतर, लेकिन नाम क्या दे रहे हैं, टर्मिनल वोल्टता। तो V1 ज्ञात कर लिए पहले, दूसरे सेल के लिए V2 ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये श्रेणी है, तो आप क्या लिखोगे, V बराबर V1 प्लस V2। तो V क्या है, V1 प्लस V2। V1 का मान ये है E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। V1 V2 की वैल्यू, उसके बाद में देखो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, ये दोनों माइनस के है ना, दोनों में माइनस क्या आ गया, कॉमन। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, तो R1 प्लस R2 आया क्या समझ में। भाई ये किस प्रकार से हो जाएगा, अलग से पढ़ लो भले, माइनस IR1 माइनस IR2, माइनस I कॉमन ले लिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का बचेगा, ये भी प्लस का ही बचेगा, तो ये डायरेक्टली ये यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद में ये अपने पास में आ गया V का मान। अब देखो ये V1 V2 ये है क्या, ये है टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, V1 क्या है, पहले सेल के लिए, V2 क्या है, दूसरे। टर्मिनल वोल्टता किसके सिरों पर उत्पन्न होगी, भाई ये प्रतिरोध के सिरों पर। ठीक है, V1 पहले सेल के लिए, V2 दूसरे सेल के लिए। V क्या है, V है इस सेल के लिए, समझ आ रहा है ना, इन दोनों के संयुक्त रूप के लिए, मतलब तुल्य रूप के लिए, समझ आया। तो आपने V1 को लिख दिया, V2 को लिख दिया। अब इस V को अगर लिखना चाहें तो उस V का मतलब यहाँ के लिए ना, या फिर ये डायग्राम देख लो। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम से देखो, डायग्राम 2 से, तो V की जो वैल्यू है, V की वैल्यू वो किसके बराबर होगी, भाई V क्या है, इसके सिरों पर टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, वो किस सेल के कारण, इस सेल के कारण। तो यहाँ क्या समीकरण होगी, वही E माइनस IR। तो E की जगह क्या है, E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट E की जगह आ गया, माइनस क्या आएगा IR,
तो आई की जगह आई है, आई आर की जगह क्या है, आर इक्विवेलेंट, तो इंटू आर इक्विवेलेंट। समझ आया ना, ये वैल्यू किसकी है, वी की। अपन ने V1 का मान देख लिया, V2 का मान देख लिया पहले सेल के कारण, V2 दूसरे सेल के कारण, और ये V क्या है, V यहाँ के लिए है ना, वैसे ये V क्या कहाँ के लिए होता है, यहाँ के लिए, वैसे ये V कहाँ के लिए, यहाँ के लिए, और वो क्या इन दोनों सेल के कारण, इन दोनों सेल का मतलब इनका संयुक्त रूप, और इन दोनों का संयुक्त रूप एक सेल है, वो अपन E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो V इन पद से ज्ञात करेंगे अपन। तो अब ध्यान दो कि भाई ये जो V की वैल्यू है वो अपन यहाँ रखेंगे, जैसे ये वैल्यू अपन यहाँ रखें तो ये क्या हो गया, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इक्वल टू, भाई V की वैल्यू रख दी। उसके बाद लेफ्ट साइड लिखने के बाद राइट साइड में देखो, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। अब इसमें देखो ये E1 प्लस E2 इधर क्या है, E इक्विवेलेंट, I की जगह I है ही, माइनस की जगह माइनस है ही, R इक्विवेलेंट की जगह क्या आ रहा है, R। तो अपन तुलना करके लिख सकते हैं ना ये मान, तुलना करने पर भाई दोनों साइड की तुलना कर दो, लेफ्ट साइड की राइट साइड की, तो E इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, E इक्विवेलेंट है क्या, तुल्य विद्युत वाहक बल, E इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये वाला पता है, E1 प्लस E2। उसके बाद में तुलना करने पर I की जगह तो I है ही, तो R इक्विवेलेंट यानी तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक तो यह ज्ञात करना था अपने को तुल्य विद्युत वाहक बल। कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बल को जोड़ देंगे, तो वो उसका क्या आ जाएगा, तुल्य विद्युत वाहक बल किस क्रम का, श्रेणी क्रम का। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी यही है, दोनों प्रतिरोधों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो R1 प्लस R2, ठीक है। अब अपने को ज्ञात क्या करना, साथ में बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। तो अब ध्यान दो, बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, पीछे वाले वीडियो 10 में बाह्य प्रतिरोध में धारा अपन लास्ट में किया था ना, ज्ञात किया था, और वो कैसे ज्ञात किया था, वो ध्यान दो किस प्रकार से ज्ञात किया था, एक बार दोबारा, V बराबर क्या होता था, E माइनस आई आर, एक सेल के लिए ही होता ना, V बराबर E माइनस आई आर। तो यहाँ पर इन दोनों सेलों का एक सेल ये है, एक सेल ये है ना, इन दोनों सेलों का एक सेल ये, ठीक है। तो अब इसमें अपन V की जगह तो V है ही, भाई इसके लिए क्या है V, यहाँ ध्यान दो, ये V1 प्लस V2, V1 पहले सेल की टर्मिनल वोल्ट था, V2 दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्ट था, और ये V क्या है, ये इसकी टर्मिनल वोल्ट था, ये इसकी टर्मिनल। तो यहाँ V की जगह तो क्या आएगा, V आएगा इस परिपथ के लिए, समझ आ रहा ना, और E की जगह क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर, अपने को ज्ञात क्या करना है, I। भाई इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, जो इसमें हो रही वो इसमें हो रही, क्योंकि ये जो है इसी का संयुक्त रूप है। आप धारा ज्ञात करो I, तो इससे ज्ञात कर लो, सरल होगा। तो I देखो V बराबर E माइनस आई आर, जब इसके लिए अपन ने लगाया तो ये हो गया, और अब पक्षांतरण कर दो और किसका मान आ जाएगा, I का। उससे पहले V किसके बराबर होगा, आई आर के। V क्या है, टर्मिनल वोल्ट था, मैंने बताया था ना कि V क्या है, टर्मिनल वोल्ट था, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, एक ही बात है। लास्ट वीडियो को ध्यान से पढ़ना, जो V है क्या है, टर्मिनल वोल्ट था, दूसरे शब्दों में पढ़े तो ये क्या है, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो V का मान क्या होता है, आई आर बराबर E इक्विवेलेंट माइनस आई आर, तो I को एक जगह कर लो, और ठीक है। तो अब दोबारा से मैं यहाँ कर रहा हूँ यही चीज, ये डायग्राम 2 से एक बार दोबारा, डायग्राम 2 से, इस वाले से परिपथ 2 से अगर अपन देखें
तो वही अपन क्या लिखेंगे, V बराबर E माइनस आई आर से। तो V बराबर E की जगह क्या आ गया, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। V क्या है, V टर्मिनल वोल्टता है। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो V का मान क्या हो गया, I इंटू आर बराबर E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, I के दोनों पद जैसे एक साइड कर लो, तो आई आर प्लस आई आर इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट। I कॉमन आ रहा है, R प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है, बराबर E इक्विवेलेंट। ठीक है, और अब इसमें I की वैल्यू क्या हो गई, E इक्विवेलेंट R प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये वाला। और इसको अच्छी तरीके से आप लिखो तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख दो, ज्ञात कर ली, R इक्विवेलेंट की वैल्यू ज्ञात कर ली, वो लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो I बराबर E1 प्लस E2 R प्लस R1 प्लस R2। आया समझ में? तो ये आपने क्या ज्ञात करके बता दी। यहाँ आप लिख सकते हो I क्या है, बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो ये जो तीन इसमें आपको ज्ञात करने थे राशियां, तीनों अपन ने ज्ञात कर ली। थोड़ा सा आपको अटपटा जरूर लग रहा है क्योंकि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो। ठीक, तो एक बार अपन दोबारा से इसको समझेंगे। नोट्स में आपको ये पूरा ही लिखना जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ये वाला, और ये अलग अलग नहीं बनाने, ये शुरुआत में ही बनाने, ये शुरुआत में ही बनाने। ठीक है, उसके बाद में ये बनाने के बाद में ये और ये। ठीक, तो एक बार दोबारा अपन ध्यान देंगे इसको। क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, दो सेल आपने लिए, कम से कम कितने लिए, दो, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, सेल का विद्युत वाहक बल दर्शा दिया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम की क्या विशेषता होती है, देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। बस यही होता है, यही सेल के श्रेणी की पहचान होती है कि सेल श्रेणी में है या नहीं। तो कैसे पता करते हैं कि एक सेल का जो नेगेटिव है वो दूसरे के पॉजिटिव से, या एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव, मतलब विपरीत ध्रुवता से जुड़ने चाहिए। दोनों टर्मिनल सेम ध्रुवता से नहीं जुड़ना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव से नहीं जुड़ना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव से। अगर ऐसा होता है तो वो किस क्रम में होंगे, समांतर। अगर विपरीत ध्रुवता से जुड़े हुए हैं तो वो किस में होते हैं, श्रेणी क्रम। ठीक है, आपको उसके बाद में इनको बाह्य प्रतिरोध से जोड़ना है, कैपिटल आर। सेल इन दोनों से ली गई धारा कितनी है, आई। बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान कितना है, आई। आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो इस बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, आई का मान। एक आपको ज्ञात करना है इन दोनों सेलों की जगह अगर एक सेल काम में ले तो वो एक सेल या तुल्य सेल, तो उस तुल्य सेल का विद्युत वाहक बल, मतलब तुल्य विद्युत वाहक बल, उस तुल्य सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो ये दो राशियां, ये और एक ये प्रवाहित धारा आपको ज्ञात करनी है। श्रेणी क्रम को किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता है श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है, लेकिन अलग अलग राशि कौन सी होती है, V होती है। और उस V को अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, टर्मिनल वोल्टता। तो V बराबर V1 प्लस V2 से स्टार्ट करेंगे। बस ये मैं याद रखने लायक ये है कि V बराबर V1 प्लस V2 से। तो ये V1 V2 ये क्या है, टर्मिनल वोल्टता। तो पहले V1 ज्ञात करो पहले सेल से, V2 ज्ञात करो दूसरे सेल से। तो कौन सी समीकरण से ज्ञात होगा,
V बराबर क्या होता है E माइनस आई आर। तो ये अपन लगाएंगे पहले सेल के लिए, तो यहाँ ध्यान दो V की जगह क्या आ जाएगा V1 और E की जगह क्या E1 माइनस I की जगह I ही रहेगा, कारण श्रेणी। उसके बाद में R की जगह क्या आ जाएगा R। सेम इसी प्रकार से ये समीकरण जो है वो दूसरे सेल के लिए, V की जगह क्या हो जाएगा V2, E की जगह E2 माइनस I की जगह I ही रहेगा। अब उसके बाद में V बराबर V1 प्लस V2 से स्टार्ट है, ये तो बच्चों को पता है कि भाई श्रेणी है, तो इसी तरीके से ये स्टार्ट अपन करेंगे। V बराबर V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू लिख दो, V2 की वैल्यू लिख दो। लिखने के बाद में E के पद एक जगह कर लो, I R के पद एक जगह कर लो, माइनस I कॉमन आ गया, R1 प्लस। अब देखो दोबारा से V1 V2 ज्ञात कर लिए, क्या है प्रथम सेल के लिए, V2 दूसरे सेल के लिए, है क्या टर्मिनल वोल्टता। तो ये V क्या है, ये भी टर्मिनल वोल्टता है। तो ये किसके लिए हो गई, ये तुल्य के लिए हो गई, तुल्य के लिए हो गई। तो ये डायग्राम अलग से बनाए, समझ आए। तो इसके लिए V आप ज्ञात कर लो भाई, V1 इसके लिए ज्ञात कर लिया ये नियम लगा के, V2 इसके लिए ज्ञात कर लिया ये नियम लगा के। अब V क्या है तुल्य के लिए, तो वो नियम जो है वो इसके लिए लगा दो, E माइनस आई आर का। तो दोबारा से E, ठीक है, माइनस I और R इक्विवेलेंट। इसमें भी I क्यों लिखिए, क्योंकि श्रेणी है तो सेम सेम धारा जाएगी, समझ आए ना, वही धारा सेम होगी सब में। अब उसके बाद में ध्यान दो कि आप इस V1 को लिख दिया, V2 को लिख दिया, अब किसको लिखना, V को लिखना है, किसको लिखना है, तो इस V को यहाँ लिख दो। जैसे इस V को यहाँ लिखेंगे तब आपको देखो E तुलना करेंगे, तो E इक्विवेलेंट की जगह क्या आ रहा है E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट की जगह क्या आ रहा है R1 प्लस R2, ठीक है। तो डायरेक्टली ये ज्ञात हो गए, डायरेक्टली ये ज्ञात हो गए, E इक्विवेलेंट ज्ञात हो गया, R इक्विवेलेंट ज्ञात हो गया। जो आपको ज्ञात करना था, एक तो क्या ज्ञात करना था तुल्य विद्युत वाहक बल, एक क्या ज्ञात करना था तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, समझ आया। उसके बाद में अब आपको ज्ञात क्या करना है, बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा। तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, पहले वाले वीडियो में किस प्रकार से किया था कि जैसे ये कोई सेल है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाह्य प्रतिरोध R में धारा ली जा रही है, इस सेल से धारा ली जा रही है। कितनी धारा ली जा रही है I, कितनी ली जा रही है I। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही V बराबर E माइनस आई आर होता है। और ये V क्या है, ये टर्मिनल वोल्टता है, ठीक है। या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि टर्मिनल वोल्टता कब होती है, जब बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तभी होती है ना टर्मिनल वोल्टता, जब बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है। बाह्य प्रतिरोध में धारा ली जाती है, सेल बंद अवस्था में होता है, तब विभवांतर को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता। तो प्रतिरोध जोड़ा गया, इसका मतलब प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, एक ही बात है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, आई आर बराबर E माइनस आई आर। आई आर का पद इस साइड लेके आ जाओ, कॉमन लिया, R प्लस आर हो गया बराबर E हो गया, और I R प्लस, ऐसे ज्ञात किया था ना पिछले वाले वीडियो में। तो वही यहाँ करना अपने को, वही चीज़ यहाँ करनी है कि आपको ये I का मान ज्ञात करना, इस में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना। तो वो आप यहाँ नियम लगा दो, जो ये प्रक्रिया की है ना, वो सेम प्रक्रिया इस डायग्राम के लिए कर दो, और फिर पक्षांतरण से क्या आ जाएगा I। तो I बराबर E इक्विवेलेंट R प्लस R इक्विवेलेंट। अगर आप अच्छी तरीके से लिखना चाहो इसको, या फिर किसी न्यूमेरिकल के लिए लिखना चाहो, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है आपको ज्ञात करके बतानी पड़ेगी, कितनी आएगी E1 प्लस E2। R इक्विवेलेंट भी लिखना पड़ेगा, कितना आएगा R1 प्लस R2, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आए तो दो बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करो इसको, कोई कंफ्यूज है तो इसके बारे में बताओ, ठीक है। सरल है, हालांकि आप ये थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा होगा, दो बार पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, सेलों का समांतर क्रम संयोजन होगा, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन भाई वो भी इतना ही है, इससे थोड़े 2-4 स्टेप ज़्यादा ही भले ही हो। तो उसमें भाई जैसे 30 मिनट अभी हो गई,
तो कम से कम 40 मिनट का वीडियो है, उसमें अलग से चाहिए अपने को। तो इस वाले वीडियो में न पढ़ करके नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। यह समझ में आएगा तब ही जाके वो आएगा, करना कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, समांतर में धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ V बराबर V1 प्लस V2, वहाँ I बराबर, फिर I1 का मान ज्ञात करेंगे, I2 का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, और I1 I2 का मान लिखेंगे और फिर पक्षांतरण करेंगे और तुलना करेंगे, क्या आ जाएगी, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। और लास्ट में अपन क्या ज्ञात कर देंगे, सेम इसी तरीके से, यही ये तो सेम ही रहेगा, बिल्कुल से सेम ही रहेगा। ये वाला पोर्शन तो क्या होगा, सेम ही रहेगा यहाँ तक। फिर आपका जो E इक्विवेलेंट समांतर क्रम का है वो लिखना है यहाँ, और R इक्विवेलेंट समांतर क्रम का है वो लिखना है, ठीक है। ये प्रोसेस तो क्या होगी, अपनी सेम ही होगी। इसलिए मैंने यहाँ आपको दोबारा से ये इस टॉपिक में बताया कि पहले वीडियो में जो आपने पढ़ा था वो ही सेम टू सेम अपन यहाँ लागू कर रहे हैं, वही सेम टू सेम किस में लागू करेंगे, समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है। तो जो टॉपिक आपको दोबारा से बताया जाता है नेक्स्ट वीडियो में या उसी वीडियो में, तो उसका मतलब आप उसको दोबारा समझो, अच्छे तरीके से उसको सेट करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।